तो आज की इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। शुक्रिया। आज का विषय वाकई बहुत खास है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा मिशन कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर हम सभी की, हमारी मेहनत की कमाई से जुड़ा है। बिल्कुल, पैसे का मामला है आखिर। सही कहा। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो सोर्स है, वो निवेश गुरु हिंदी नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध फाइनेंस मंच से लिया गया है। और सच कहूं तो इस सोर्स में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। एकदम। सोर्स की शुरुआत में ही एक बहुत ही कैची बात कही गई है। उन्होंने शुरुआत ही इस तरह से की है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश गुरु हिंदी में। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो 90% मिडिल क्लास नहीं समझती। 90%? ये कोई छोटा नंबर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। और ये जो सच्चाई है, ये एक बहुत बड़े इल्यूजन यानी एक भ्रम के बारे में है। एक ऐसा भ्रम जिसमें आज भी मिडिल क्लास जी रहा है। ये सुरक्षित निवेश वाला भ्रम है ना? हाँ, वही। जरा इस बात पर गौर करते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई बैंक में ले जाकर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में रखता है और दिमाग में एक ही बात होती है कि पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और हर दिन बढ़ रहा है। हाँ, ये काम सोच है। लेकिन सोर्स एक बहुत ही सीधा सवाल उठाता है। मान लीजिए बैंक की उस एफडी पर 6% का ब्याज मिल रहा है, जो कि आज के समय में आम है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ असली दुनिया में, बाजार में महंगाई की दर 7% है। यहीं पे सारा खेल बदल जाता है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि उनका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आज के हमारे सोर्स का एक कड़वा सच ये है कि इस गणित के हिसाब से लोग अमीर नहीं हो रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये पूरा खेल क्या है? देखिए, ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर विषय है और आज के समय में हर किसी को इस पर ध्यान देना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि हम बस पासबुक के नंबर देखते हैं। वही तो। अक्सर जब पैसे और निवेश की बात आती है तो हम सिर्फ गणित के कुछ नंबरों और बैंक के स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। लेकिन आज हमें यह समझना होगा कि यह केवल कुछ संख्याओं को जोड़ने या घटाने का विषय नहीं है। मतलब ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। ये पैसे की असली सच्चाई और उस पैसे के भविष्य का सवाल है। जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की बचत को किसी जगह निवेश करता है तो वो केवल एक वित्तीय फैसला नहीं लेता, वो अपनी सुरक्षा तय कर रहा होता है। एकदम सही। वो अपने भविष्य की सुरक्षा तय कर रहा होता है। अब सोचिए, अगर वो सुरक्षा ही एक भ्रम हो, एक नकली सेफ्टी हो, तो ये कितनी बड़ी समस्या है। डरावना है ये तो। हाँ, इसलिए आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पैसा कहाँ रखा है, बल्कि ये समझेंगे कि उस पैसे की वास्तविक कीमत या उसकी ताकत के साथ असल में क्या हो रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प है और मुझे लगता है इस पूरी पहेली का जो सबसे बड़ा विलन है वो है महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जी, इन्फ्लेशन। सोर्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि महंगाई हमारे पैसे को खा रही है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये इन्फ्लेशन काम कैसे करता है? क्या हम इसे एक आम इंसान के नजरिए से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। या जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि महंगाई का असर किसी को तुरंत नजर नहीं आता। वो एकदम चुपचाप काम करती है। हाँ, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं जो सोर्स की मुख्य बात को एकदम साफ कर देता है। मान लीजिए, आज हम बाजार जाते हैं और घर का महीने भर का राशन खरीदते हैं। ठीक है। और उस राशन का बिल पूरे 100 रुपए आता है। 100 रुपए मान लिया। हम 100 रुपए देते हैं और सामान घर ले आते हैं। अब अगर बाजार में महंगाई की दर 6 या 7% है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगले साल उसी दुकान से बिल्कुल वही राशन खरीदने के लिए 100 रुपए काफी नहीं होंगे। मतलब अगले साल उसी सामान का बिल 106 या 107 रुपए आएगा? एकदम सही। सामान की मात्रा बिल्कुल वही है, लेकिन कीमत बढ़ गई। हाँ, और यहीं पर पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट आता है। जो 100 रुपए का नोट आज वो राशन खरीद सकता है, अगले साल वो उसी राशन को खरीदने के लिए कम पड़ जाएगा। ये तो एक ऐसा नुकसान है जो कभी किसी के बैंक स्टेटमेंट में छपकर नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। जब कोई अपनी पासबुक प्रिंट करवाता है या मोबाइल पर बैंकिंग ऐप खोलता है तो उसे अपना बैलेंस कम होता हुआ थोड़ी दिखता है। बैंक बैलेंस तो वही रहता है। हाँ, लेकिन असली दुनिया में बाजार में उस बैलेंस की ताकत कम हो चुकी होती है। 6-7% की महंगाई हर साल पैसे की इस ताकत को चुपचाप निगल रही है। ये तो वाकई एक अदृश्य जाल की तरह है। मतलब पैसा अपनी जगह पे रखा हुआ है, लेकिन उसकी ताकत हवा में उड़ रही है। सही कहा। इसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लेशन एक उस ट्रेडमिल की तरह है जो लगातार चल रही है।
अगर हम उस ट्रेडमिल पर खड़े हैं तो हमें अपनी जगह बनाए रखने के लिए भी दौड़ना पड़ेगा। ये ट्रेडमिल वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। अगर महंगाई रूपी ट्रेडमिल 7 की स्पीड से चल रही है और कोई व्यक्ति अपने पैसे को घर की तिजोरी में कैश के रूप में रखता है, तो उसका पैसा 0 की स्पीड से भाग रहा है। बिल्कुल, यानी वो बहुत तेजी से ट्रेडमिल से पीछे गिर जाएगा। पैसा हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा है। महंगाई एक ऐसा दीमक है जो तिजोरी में रखे पैसे को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोखला कर रहा है। और लोगों को लगता है कि उनका पैसा एकदम सेफ है। हाँ, लेकिन असल में उस पैसे की कीमत हर दिन घट रही है। ये दीमक वाली बात काफी डराने वाली है और मुझे लगता है यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के रिटर्न का असली गणित शुरू होता है। हाँ, वो 1 लाख वाला उदाहरण। जी, सोर्स में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए की राशि एफडी में निवेश की। ठीक है। बैंक ने उसे 6% ब्याज देने का वादा किया। अब 1 साल पूरा होने पर बैंक उस 1 लाख को बढ़ाकर 1,06,000 रुपए कर देता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपना अकाउंट चेक करता है तो उसे लगता है कि बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई रिस्क लिए उसे सीधे सीधे 6,000 रुपए का फायदा हो गया। देखने में तो ये बहुत ही शानदार और सुरक्षित सौदा लगता है ना? लेकिन जो गणित हमने अभी महंगाई का समझा, उसके हिसाब से तो ये 6,000 रुपए का फायदा कुछ और ही कहानी कह रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। चलिए उस गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पर्दे के पीछे का सच ये है, बैंक ने हमें 1 साल बाद 1,06,000 रुपए दिए। जी, लेकिन अगर उसी 1 साल के दौरान बाजार में महंगाई 7% रही है तो हमारी जरूरतें भी 7% महंगी हो गई हैं। मतलब जो सामान 1 साल पहले 1 लाख रुपए में आता था, अब उसे खरीदने के लिए 1,07,000 रुपए चाहिए। बिल्कुल, सोर्स के अनुसार यही असली गणित है। ओके, तो मुझे चाहिए 1,07,000 रुपए, लेकिन बैंक ने मुझे दिए सिर्फ 1,06,000 रुपए। हाँ, यानी कागज पर, पासबुक में भले ही हमें 6,000 का फायदा दिख रहा हो, लेकिन असल जिंदगी में बाजार में जाकर खर्च करने की क्षमता के मामले में हम अभी भी 1,000 रुपए पीछे हैं। मतलब जो 1,06,000 दिख रहा है, उसकी असली ताकत घट गई है। बिल्कुल, सोर्स बताता है कि महंगाई के असर के कारण उस 1,06,000 की असली कीमत या खरीदने की ताकत घटकर सिर्फ 93,000 रुपए के बराबर रह जाती है। बाप रे, सिर्फ 93,000 के बराबर? हाँ, इसे फाइनेंस की भाषा में रियल रिटर्न या असली रिटर्न कहते हैं। भारत में ब्याज दरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। अगर बैंक की एफडी का रिटर्न 6% है और देश में महंगाई की दर भी 6 या 7% है, तो असली रिटर्न लगभग 0 या नेगेटिव हो जाता है। मतलब फायदा जो दिख रहा है वो असल में एक नुकसान है। ये कड़वा सच है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और फैक्टर है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? टैक्स। भारत में एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी कटता है। अरे हाँ, टैक्स भी तो है। अगर उस 6% रिटर्न पर टैक्स भी काट लिया जाए तो रिटर्न पूरी तरह से नकारात्मक यानी नेगेटिव हो जाता है। ये सुनकर ही अजीब लगता है। कोई अपना पैसा पूरे 1 साल तक बैंक में लॉक करके छोड़ दे, उस पैसे का इस्तेमाल भी ना करे और बदले में उसे माइनस में रिटर्न मिले। ऐसा ही है। ये तो ऐसा है जैसे हम बैंक को पैसा दे रहे हैं ताकि वो हमारी परचेसिंग पावर कम कर सके। एकदम सही पकड़ा आपने। कर और महंगाई के दोहरे प्रहार से पैसा हर साल सिकुड़ रहा है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब जो चीज मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बनी है, वही जाने अनजाने में उन्हें आर्थिक रूप से पीछे धकेल रही है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को एक दूसरी दिशा में ले जाते हैं। ये तो हो गया गणित और इन्फ्लेशन का हिसाब, लेकिन जो सोर्स है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है और वो है हमारी भावनाएं। इमोशनल एंगल। हाँ, अर्थशास्त्र अपनी जगह है, लेकिन जब लोग निवेश का फैसला करते हैं तो वे सिर्फ कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठते। वे अपने इमोशंस और अपनी पुरानी आदतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये इंसानी फितरत है। सोर्स स्पष्ट रूप से बताता है कि मिडिल क्लास मुख्य रूप से एफडी को इसलिए चुनता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सबसे सेफ या सुरक्षित विकल्प है। कोई सुबह उठकर बिजनेस न्यूज देखने की टेंशन नहीं, बस पैसा रखो और शांति से सो जाओ। शांति की कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन। वही तो, ये शांति और सुरक्षा की भावना बहुत गहरी होती है। क्या हम इस इमोशनल पहलू को गलत कह सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये मनोविज्ञान बहुत स्वाभाविक है। सुरक्षा की ये चाहत बिल्कुल गलत नहीं है। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को खोने से डरता है। हाँ, किसी को अपना पैसा डुबाना थोड़ी है। लेकिन आज के समय में यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है जिसे समझने की सख्त जरूरत है। सेफ यानी सुरक्षित होना
और स्लो यानी धीमा होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सेफ और स्लो, ये बहुत दिलचस्प तुलना है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, मिडिल क्लास अक्सर धीमेपन को ही सुरक्षा मान लेता है। लोग सोचते हैं कि अगर पैसे में उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है तो वो सेफ है। लेकिन अगर पैसा महंगाई की तेज गति के साथ नहीं बढ़ रहा है तो वो पैसा सिर्फ स्लो है। और धीमा पैसा मतलब पीछे छूट जाना। बिल्कुल। और धीमी गति से बढ़ने वाला पैसा भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए, आज से 15 या 20 साल बाद बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्च क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अगर पैसा धीमी गति से बढ़ रहा है तो भविष्य में जरूरत की हर एक चीज बहुत महंगी और पहुंच से बाहर होती जाएगी। सुरक्षित महसूस करना और आर्थिक रूप से सुरक्षित होना दोनों अलग-अलग बातें हैं। मतलब ये है कि बैंक में पैसा सुरक्षित महसूस करना एक बात है, लेकिन भविष्य की बड़ी जरूरतों के लिए असल में सुरक्षित होना बिल्कुल अलग बात है। जी, जो पैसा हमारी आने वाली जरूरतों को पूरा ही ना कर सके, उसे हम सुरक्षित कैसे कह सकते हैं? तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब लोगों को ये समझ आता है कि एफडी का असली रिटर्न नेगेटिव है, तो उनके मन में पैनिक हो सकता है। क्या लोगों को कल ही जाकर अपनी सारी एफडी तुड़वा देनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैनिक करना कभी भी सही रणनीति नहीं है। तो सोर्स में दी गई समाधान रणनीति क्या है? स्रोत में निवेश को लेकर कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। पहला ये कि इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन निधि को हमेशा एफडी में ही सुरक्षित रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड एफडी में, लेकिन अभी तो हमने इतनी चर्चा की कि एफडी रिटर्न नहीं देती। हाँ, लेकिन मुसीबत के समय आपको तुरंत पैसा चाहिए होता है, रिटर्न नहीं। इसलिए इमरजेंसी का पैसा एफडी में ही होना चाहिए। समझ गई। ये तो हुआ पहला कदम। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है कि लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि का पैसा ग्रोथ एसेट्स में लगाना चाहिए। ग्रोथ एसेट्स मतलब? वो निवेश जो अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते हैं, जैसे शेयर बाजार। और यहीं पर तीसरे कदम की बात आती है। सोर्स में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने पर विचार करने को कहा गया है। जी, एसआईपी ये बाजार में निवेश करने का सबसे अनुशासित तरीका है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना। और चौथा कदम ये है कि हमेशा ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे सके। मतलब अगर महंगाई 7% है तो हमें ऐसा रिटर्न चाहिए जो 7 से ज्यादा हो। बिल्कुल, लेकिन जब शेयर बाजार की बात आती है तो डर लगता है। क्या शेयर बाजार सच में इतना रिटर्न देता है? ऐतिहासिक साक्षी क्या कहते हैं? स्रोत ऐतिहासिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएसई और बीएसई जैसे बड़े एक्सचेंजों ने लंबे समय में औसतन 10 से 12% का रिटर्न दिया है। 10 से 12%? ये तो महंगाई को आराम से बीट कर सकता है। हाँ, इसलिए लंबे अवधि में शेयर बाजार महंगाई को मात देने का एक मजबूत विकल्प हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि महंगाई एक ऐसा दीमक है जो चुपचाप पैसा खा रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा। सही बात है। समझदारी इसी में है कि व्यक्ति एफडी रखे, लेकिन एक स्पष्ट रणनीति के साथ, जहां पैसा महंगाई की दर से तेजी से बढ़े। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर सोर्स ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। क्या बात है वो? निवेश गुरु हिंदी मंच ने अपने स्रोत में लोगों से विचार मंथन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कमेंट में लिखें, एफडी सेफ है या एसआईपी शुरू करनी है। हाँ, मैंने भी देखा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ऐसी ही पैसे की सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब करें निवेश गुरु हिंदी। जी, और ये सोचना कि एफडी सेफ है या एसआईपी शुरू करनी है, ये केवल एक चुनाव नहीं बल्कि वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक कदम है। एक बहुत बड़ा कदम। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? एक गहरा दार्शनिक प्रश्न। क्या वित्तीय दुनिया में जोखिम या रिस्क की हमारी परिभाषा ही पूरी तरह गलत है? ये सोचने वाली बात है। क्या शेयर बाजार का अल्पकालिक उतार चढ़ाव सबसे बड़ा जोखिम है, या फिर बिल्कुल सुरक्षित खेलने के चक्कर में समय के साथ अपने पैसे की कीमत को निश्चित रूप से खो देना सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम है? अस्थिरता बनाम गारंटीड नुकसान, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इंसान की पूरी वित्तीय सोच को पलट सकता है। श्रोताओं को इस पर खुद विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण ने बहुत सी चीजों को साफ कर दिया है। मुझे भी यही लगता है। तो इस विचार मंथन के साथ आज की गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।